जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। हौसलों के तरकश में, हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। हेलो साथियों, आप सभी साथियों को स्टैंड नंबर 1 पे स्वागत। साथियों, आज हम लोग आधुनिक भारत में स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि उत्तर मुगल काल को देखेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, जिसमें कि हम लोग उत्तर मुगल काल से संबंधित जितने भी राजा हैं उन सभी राजाओं को समझेंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ उन राजाओं का नाम लिखा है। आगे चल कर के मैं इसी वीडियो में पूरी राजाओं के बारे में एक एक करके बारे में वर्णन करने का अथक प्रयास करूँगा जहाँ तक हो सकता है। और कुछ जो मुगल का वंश थे उन वंशों का क्रम मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। साथियों, एक बात बता दूँ, इन सब से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं कि कई बार तो क्वेश्चन यह जो क्रम दिया है इस क्रम से भी पूछ लिए जाते हैं। तो साथियों, पहले हम लोग इस क्रम को याद कर लेंगे, फिर हम लोग आएंगे आगे कि इन सब राजाओं के बारे में, एक एक राजाओं के बारे में डिटेल देखने का प्रयास करेंगे। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिएगा। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन दोस्त इसके पहले मैंने कई वीडियो दिए हैं, उन्हें भी आप देखिएगा। तो साथियों देखिए, मुगल वंश और उत्तर मुगल काल। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने सन 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसी समय से मुगल वंश की स्थापना बाबर ने कर दी। और मुगल वंश का समाप्ति यानी उत्तर मुगल का समाप्ति सन 1857 की क्रांति में इसका खात्मा हुआ। तो इस क्रम को हम लोग देख लेंगे कौन कौन से राजा हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल वंश में सबसे पहले संस्थापक के तौर पर बाबर आता है। पानीपत का युद्ध लड़ता है 1526 ईस्वी में। फिर वह कई युद्ध लड़ता है, 2-3 युद्ध और लड़ता है, और 1530 में इसकी जाकर के मृत्यु हो जाती है। ज़्यादा डिटेल के बारे में मैंने यह मध्यकालीन इतिहास में ही बता दिया है, और यहाँ पर मैं आधुनिक भारत का इतिहास चला रहा हूँ, जिसमें कि उत्तर मुगल काल थोड़ा सा टॉपिक आता है, उसी को मैं कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि ये तो मिडाइवल का पूरा पोर्शन है और यही वाला आधुनिक भारत में एंट्री करता है, और यही सब थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर 1530 तक रहता है। उसके बाद आती है आगे की कहानी हुमायूं की। हुमायूं 1530 से लेकर के 1556 तक रहता है, शासन करता है। लेकिन उसी के बीच में 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी द्वारा पराजित होकर के यह भारत को छोड़ना पड़ा और जाकर के अन्य देशों में शरण ली। तो फिर 1555 में आता है और 1556 में पुनः गद्दी को प्राप्त कर जाता है। यानी हुमायूं 1530 से देखा जाए तो 1556 में तक मुगल वंश का संस्थापक या मुगल वंश का राजा बनकर रहा। उसके बीच में भी वह कहीं छोड़ करके चला गया था, क्योंकि उस शेरशाह सूरी ने इनको पराजित कर दिया था और वहाँ का सत्ता को शेरशाह सूरी ने हासिल कर लिया। आगे की बात आती है इन्हीं के पुत्र अकबर, जो कि 1556 से लेकर के 1605 तक अकबर शासन करते हैं, जो कि एक महान राजा के रूप में जाने जाते हैं। यदि सभी राजाओं में से देखा जाए सबसे महान राजा अकबर हैं, और उन्होंने बहुत ही अच्छे से कार्य किए। अकबर 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ते हैं और अपने सेनापति की सहायता से लड़ते हैं, और उस समय वे बहुत ही बाल्यावस्था में थे, तभी वे अपना राज्याभिषेक करवाते हैं और राज्याभिषेक करने के बाद राजपाट को संभाल लेते हैं। उसके पुत्र जहांगीर हैं, जो जहांगीर 1605 से लेकर 1627 में होता, इसका शासनकाल है। अकबर के शासनकाल में ही अंग्रेज़ों का भारत में आगमन हो चुका था, और जहांगीर के आते आते मुगल अंग्रेज़ भारत में अच्छी तरह से अपनी कंपनी को धीरे धीरे विस्तृत करने का प्रयास कर लिए थे और कुछ रियासत भी
जहांगीर के शासनकाल में ले चुके थे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इसी के समय काल में कैप्टन हॉकिंस और मुनरो हेक्टर, कैप्टन हॉकिंस आया था जो कि 8 अर्थात 1608 ईस्वी में आया था, और टॉमस रो भी इसी शासनकाल में आया था, 15 में आया था, 1615 में आती है। और इसी के समय के जहांगीर के शासनकाल में ही जहांगीर वास्तविक सत्ता का भोग नहीं कर पाया। इसकी पत्नी जो कि क्या नाम था, नूरजहां बेगम था, इसकी पत्नी ने ही शासन को संभाला और वास्तविक सत्ता का भोग उन्होंने लिया। यह भोग विलास में ही व्यतीत करता रहा टाइम अपना। शाहजहां जो कि इसका पुत्र है, शाहजहां जिसका वास्तविक नाम या बचपन का नाम देखा जाए तो खुर्रम है, और एक बहुत ही क्रूर शासक, एक बहुत ही ज़्यादा क्रूर शासक, धर्म के प्रति निष्ठा भाव रखने वाला जो कि औरंगजेब है। और औरंगजेब 1658 से लेकर के 1707 तक एक सत्ता को मुग़ल साम्राज्य में स्थापित करने का प्रयास करता है, और यहाँ तक तो मुग़ल साम्राज्य बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और मजबूत रहता है। लेकिन जो ही औरंगजेब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, इसकी सत्ता क्षीण होने लगती है, अर्थात मुग़ल वंश पतन की ओर बढ़ने लगता है। जिसके बाद से आधुनिक भारत स्टार्ट होता है, और आधुनिक भारत में ही इसी के वंशज जो कि उत्तर मुग़ल काल में आते हैं, इस सब क्रम को हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे। हालांकि एक क्रम तो आपको बहुत ही पहले से ही याद रहा होगा, यदि नहीं याद है तो आप अच्छे से इन्हें याद कर लीजिएगा। और इस क्रम को यहाँ पर मैंने याद कराऊंगा और देखने का प्रयास करेंगे। ना ही कोई ट्रिक रहेगा, ना ही कुछ रहेगा, बस सिंपल से याद करने का थोड़ा थोड़ा करके प्रयास करेंगे। चलिए पहले इधर से याद कर लेते हैं एक बार इधर से। तो पहले सर्वप्रथम बाबर आता है, फिर हुमायूं आता है, फिर जहांगीर आता है, बाबर आता है, हुमायूं आता है, अकबर आते हैं, जहांगीर आते हैं, शाहजहां आते हैं, औरंगजेब आते हैं। इधर की बात रही तो 1707 से लेकर के 1857 तक उत्तर मुग़ल की कहानी स्टार्ट होती है, जिसमें सर्वप्रथम शासक बहादुर शाह आते हैं 1707 से लेकर के 1713 तक। 1707 से लेकर के 1713 तक बहादुर शाह आते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि अब हम इन्हें याद करने का प्रयास करेंगे। थोड़े ही समय में देखिएगा आपको भी याद हो जाएगी। बहादुर शाह 1707 से 12 तक। ध्यान दीजिएगा कि बहादुर शाह शुरुआत में भी हैं और बहादुर शाह अंतिम में भी है। तो ए बहादुर शाह प्रथम हो जाएंगे, ए बहादुर शाह द्वितीय हो जाएंगे। इतना तो अच्छे से आपको याद हो गया कि बहादुर शाह पहले वाले थे यानी उत्तर मुग़ल में, और लास्ट में भी कौन है, बहादुर शाह है। तो बहादुर शाह प्रथम हुए, बहादुर शाह द्वितीय हुए। हालांकि इनको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है, बहादुर शाह। तो दो तो याद हो गए, पहला वाला और अंतिम वाला। अंतिम के ऊपर एक ये वाला भी याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि अकबर पहले हो चुके हैं, अकबर महान, और यहाँ पर कौन आएंगे, अकबर द्वितीय आएंगे। तो 3 तो याद होंगे, पहले और अंतिम से 2, अकबर और बहादुर शाह द्वितीय आदि। अब हम लोग शुरुआत से देखते हैं। इसका सन याद करना ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं पड़ता है, लेकिन ये इनका क्रम तो याद करना बेहद ही ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया है कि निम्नलिखित को क्रमानुसार सजाइए। तो 4 ऑप्शन, 3-4 राजाओं का नाम दे देगा और ऑप्शन में उनको क्रम वाइज करके दिया रहेगा, जैसा कि आप लोग भली भांति से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में समझ चुके होंगे। तो देखिए सबसे पहले शासक कौन आता है, बहादुर शाह, जिसे कि साहिब बेखबर के नाम से जाना जाता है। बहादुर शाह को साहिब बेखबर के नाम से जाना जाता है। हालांकि एक एक राजाओं के बारे में अभी आगे डिटेल में बताऊंगा। तो बहादुर शाह को साहिब बेखबर के नाम से जाना जाता है। 1707 से लेकर के 1713 तक शासन सत्ता का भोग करते हैं। और इसके बाद आती है अगली बात, जहांदार शाह। जहांदार शाह 1712 से लेकर के 1713 तक रहते हैं। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फारुखसियर आते हैं।
फर्रुखसियर 1713 से लेकर के 1719 तक फर्रुखसियर रहते हैं। इसके शासनकाल में बहुत बेहद बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घटती हैं, जिसमें कि यह साहिब फरमान अंग्रेजों के लिए 1717 में जारी भी कर देता है। तो इसे घृणित कायर भी कहा जाता है, अर्थात फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है। साथियों, 3 को तो अच्छे से आप याद कर लीजिए एक क्रम से। बहादुर शाह, और ध्यान दीजिए बात को हमारी, यदि आप नाम बोल रहे हैं उसके पीछे टाइटल भी साथ में बोलने का प्रयास करिए। जैसे कि बहादुर शाह साहिब खबर, ऐसे याद ही करिए आप, बहादुर शाह साहिब खबर, टाइटल अच्छे से याद हो जाएगा। उसका उपनाम क्या था, उसे क्या कहकर पुकारा जाता था। फिर सेकेंड नंबर पर आता है क्या, जहांदार शाह लंपटपुर। फिर फर्रुखसियर आते हैं घृणित कायर, ऐसे भी याद कर सकते हैं। सियर यानी सियार की आवाज़ आ रही है, जिससे लोग क्या करते हैं, वो क्या होता है, सियारे कायर रहता है, तो घृणित कायर। और जहांदार शाह लंपटपुर और वो बहादुर शाह साहिब बेखबर। अब आती है आगे की बात, 2 और शासक आते हैं। यह सैयद बंधुओं ने इन दोनों शासकों को बनाया था, इसको भी बनाया था, हालांकि अभी आगे बताएंगे। सैयद बंधुओं को ने बनाया था, सैयद बंधुओं की सहायता से बने थे रफ़ीउद्दरजात, रफ़ीउद्दौला। 1719 से 1719 में दोनों का शासनकाल रहा। ऐसा कहा जाता है कि यह दोनों शासक थोड़े ही समय के लिए गद्दी पर बैठते हैं और ये किसी बीमारी के कारण से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कुछ समय के लिए फरवरी से जून तक लिए रफ़ीउद्दरजात, बाकी समय के लिए रफ़ीउद्दौला बन जाते हैं और उनकी बीमारी के कारण से मृत्यु भी हो जाती है। अब आगे की बात आएगी, मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक मोहम्मद शाह का शासन काल रहता है। मोहम्मद शाह का जो एक उपनाम है, उन्हें मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह, अर्थात रंगीला बादशाह के नाम से भी मोहम्मद शाह को जाना जाता है, क्योंकि यह ज़्यादातर भोग विलास में पड़ा रहता है और तमाम प्रकार की चीज़ें उसके समझ रहे हैं आप लोग, ठीक ना। तो यह इसी कारण से रंगीला बादशाह भी कहा जाता है, अर्थात इसको नाम से भी याद करिएगा कि मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह के नाम से याद कर लेंगे। तो साथियों, अब तक यहाँ तक आप लोग देख चुके हैं मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह, फिर अहमद शाह। इसी के साथ में ही दोनों को याद करिएगा, मोहम्मद शाह और अहमद शाह। फिर ये 4 को तो याद करना अच्छे से आसान है। 4 को सब में क्या लगा है, द्वितीय। एक इसे याद कर लीजिए, आलमगीर शाह आलम, कितना अच्छा नाम है, आलम फिर शाह आलम। तो आलमगीर शाह आलम यानी द्वितीय है, सब चारों द्वितीय हैं नीचे से, आलमगीर शाह आलम। और इसके नीचे अकबर तो याद ही कर चुके थे और बहादुर शाह द्वितीय। तो आलमगीर शाह आलम ये सब द्वितीय हैं और अकबर भी द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, ये सब है। तो आई होप कि यह क्रम आपको अच्छे से याद हो चुका होगा। एक बार मैं आपको फिर से रिवीजन करवा ही देता हूँ। तो चलिए याद करिए हमारे साथ में, बहादुर शाह प्रथम, फिर उसके नीचे बहादुर शाह को उपनाम बहादुर साहिब खबर, फिर नीचे उसके जहांदार शाह, फिर उसके नीचे फर्रुखसियर। 3 तो आपको अच्छे से याद हो गए, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर। 2 नीचे और है बीच में रफ़ीउद्दरजात, रफ़ीउद्दौला। नीचे आगे बढ़ेंगे तो आपके पास में मोहम्मद शाह रंगीला आएगा, मोहम्मद शाह फिर अहमद शाह, अब द्वितीय की बारी आती है, आलमगीर शाह आलम। नीचे बढ़ेंगे, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय के नाम से, जो कि जफर के नाम से भी जाने जाते हैं। साथियों, मैंने उत्तर मुगल काल के जो भी पीरियड थे, जो भी राजा थे, उनके बारे में मैंने देख लिया। अब इसके बाद मैं आपको उत्तर मुगल काल के जो राजा हैं उनके बारे में एक-एक के बारे में लिख करके बताने का प्रयास करता हूँ।
अब हम लोग उत्तर मुगल काल के एक एक राजाओं के बारे में देखेंगे। जैसे पहला हमारे पास राजा कौन है? बहादुर शाह। बहादुर शाह प्रथम, जो कि 1707 से लेकर के 1712 तक इनका शासनकाल रहा। इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं, उन सब भी फैक्ट को हम लोग देख लेंगे। इन्हें तो पहली बात शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है, मैंने पहले भी बताया था। इनका मूल नाम, इनके शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा पेन बदल दें। शाह बेखबर के नाम, और इनका मूल नाम मुअज्जम है। क्या नाम है इनका मूल नाम? मुअज्जम। तथा ये 3 भाई थे। जो औरंगजेब थे उनके 3 पुत्र थे। एक आपके पास आजम, मुअज्जम और एक कामबख्श। फिर समझिएगा, मुअज्जम, आजम, कामबख्श। जो शासक बनता है वह मुअज्जम बनता है। कौन बनता है? मुअज्जम, जो कि जिसका नाम क्या है? बहादुर शाह। बहादुर शाह प्रथम का ही नाम क्या है? मुअज्जम। और यह अपने 2 भाइयों के साथ 2 युद्ध लड़ता है, एक जजायु का युद्ध और एक बीजापुर का युद्ध। जो जजायु का युद्ध होता है आजम के साथ लड़ता है, जबकि बीजापुर का युद्ध जो है कामबख्श के साथ लड़ता है। तो इतनी पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ गई। जजायु का युद्ध आजम के साथ और बीजापुर का युद्ध कामबख्श के साथ लड़ा जाता है। अब आगे की बात आती है जहांदार शाह। जहांदार शाह 1712 से लेकर 13 तक शासन करता है। जहांदार शाह की खास विशेषता है यह है कि इसे लंपट मूर्ख कहा जाता है, और यह जुल्फिकार खां के सहयोग से शासक बनता है और उन वजीर जुल्फिकार खां को बना देता है। यह इसलिए प्रसिद्ध था जहांदार शाह, यह राजकुमारी वेश्या के साथ गलत संबंध होने के साथ, इसी कारण से यह जहांदार शाह, जो कि लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है, फेमस था। किस कारण से? राजकुमारी वेश्या के साथ गलत व्यवहार के साथ। आगे क्या आते हैं? फर्रुख सियर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? घृणित कायर के नाम से जाना जाता है, जिनका शासनकाल 1713 से लेकर के 1719 तक होता है। नहीं लिखे क्या? 1713 से लेकर के 19 तक, 1713 से लेकर 1719 तक शासन रहता है। किसका? फर्रुख सियर का। इन्होंने 1716 में बंदा बहादुर को फांसी दे दी थी। 1716 में बंदा बहादुर, जो कि सिख गुरुओं में से सबसे अंतिम गुरुओं के शिष्य थे, जो कि सिख धर्म के एक तरह समझा जाए तो रक्षक थे। बंदा बहादुर को सन 1716 में फांसी दे दिए फर्रुख सियर, और सन 1717 में शाही फरमान जारी कर दिए अंग्रेज़ों के लिए, ब्रिटिश कंपनी के लिए, और यह उनके लिए एक मैग्ना कार्टा का कार्य किया। जो फर्रुख सियर था, यह किसकी सहायता से बना था? 2 भाई थे संयुक्त बंधु, जिसे कहा जाता है। दोनों भाई संयुक्त बंधु था। एक भाई का नाम क्या था? अब्दुल्ला खां, तथा दूसरे भाई का नाम क्या था? हुसैन खां। इन्हीं के सहयोग से फर्रुख सियर शासन करने लगता है, और एक लोग को तो फांसी दे दिया और शाही फरमान भी जारी कर देता है। आगे की ओर चलते हैं और तो बढ़ते हैं, और इसी में ध्यान दीजिएगा कि जो राजा सवाई जय सिंह थे, सवाई की उपाधि फर्रुख सियर ने ही दिया था। मैंने यहाँ पर लास्ट पॉइंट पर नोट भी कर दिया है। आगे की बात आती है, 2 शासक रफ़ी-उद-दरजात और रफ़ी-उद-दौला होते हैं। थोड़े समय के लिए होते हैं। 1719 में एक पहले वाले जो दरजात हैं, रफ़ी-उद-दरजात, फरवरी से लेकर के जून महीने तक रहते हैं, और ये टीबी के शिकार हो जाने के कारण से इनकी मृत्यु हो जाती है। तथा दूसरे जो रफ़ी-उद-दौला है, ये भी जून के बाद से इनका शासन स्टार्ट होता है, और ये पेचिश के कारण से इनकी
मृत्यु हो जाती है। ये दोनों भाइयों किसकी सहायता से बने थे? तो सैयद बंधुओं की सहायता से ही बने थे। आखिरकार सैयद बंधुओं को तो क्यों सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को भी बनाया और इन दो शासकों को भी बनाया। इन दोनों भाई जो सैयद बंधु थे, सैयद बंधु इनसे नाराज या एक तरह समझे जाए इनके नहीं चाहने लगे। बाद में तो बना दिए राजा, लेकिन इसको फिर इनसे घृणा करने लगे या इनको शासक नहीं सौंपना चाहते थे। इस कारण से इन दोनों भाइयों को बारी बारी से बनाते गए और इस कारण से इन्हें शासक निर्माता का उपाधि भी दी जाती है। तो शासक निर्माता की उपाधि किन दो भाइयों को दी जाती है? सैयद बंधु। उसमें दो भाई का नाम बताइए। अब्दुल्ला खां और हुसैन खां नाम है। आगे की पॉइंट आती है मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला अर्थात इसे रंगीला बादशाह भी बोला जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला की खास विशेषता यही है, जब यह शासन करने बैठता है तो सर्वप्रथम जो दो सैयद बंधु थे, दो भाइयों थे, उन्हीं को खत्म करवा देता है। क्योंकि यदि ये दो सैयद बंधु रहेंगे, यदि इनके मन का काम नहीं होगा तो हमें भी हटा देंगे। इसी कारण से मोहम्मद शाह रंगीला इनको पहले ही मार डालता है। आगे की बात करते हैं तो मोहम्मद शाह के समय ही जो अवध है, बंगाल है और हैदराबाद, कर्नाटक टूट टूट करके एक स्वतंत्र साम्राज्य बनने लगा। जैसा कि मैंने अवध, बंगाल, हैदराबाद, कर्नाटक को यहाँ पर नोट भी कर दिया है और इसके संस्थापक भी मैंने नोट किया है। इसे मैं लास्ट में आपको याद करवा दूंगा। फिलहाल हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं। तो जो मोहम्मद शाह था, इसी के शासनकाल में कौन आया था? नादिर शाह आया था। इसी के शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण 1739 में मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। वह आने के पश्चात में ऐसा भी कहा जाता है कि वह 57 दिन तक भारत में को लूटता रहा और लूटने के पश्चात यह कोहिनूर हीरा ले जाता है भारत से। कोहिनूर हीरा तख्ते हाउस, जिसे मयूर शासन कहा जाता है, जिसे शाहजहां ने बनवाया था अपने शासनकाल में। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तख्ते हाउस अर्थात मयूर शासन पर बैठने वाला अंतिम शासक, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो कौन था? मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह के समय काल में अर्थात नादिर शाह किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में आया था, जो कि 1739 में आया। मोहम्मद शाह के समय काल में नादिर शाह का आक्रमण हुआ और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है। अहमद शाह की बात चलती है 1748 से लेकर के 1754 तक अहमद शाह शासन करता है। इसकी खास विशेषता क्या है कि 1748 से लेकर 1754 तक पहला आक्रमण अब्दाली का हुआ था, जिसका पूरा नाम अहमद शाह अब्दाली है। 1748 में ही यह आक्रमण करता है। लगभग कहा जाता है ये भी 7 से 8 बार आक्रमण भारत में किया था। आलमगीर की बात चलती है तो आलमगीर तो बड़े फेमस पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं। इसी के शासनकाल में सन 1757 जो प्लासी का युद्ध है, सन 1757 प्लासी का युद्ध है, इसी के शासनकाल में अर्थात आलमगीर के शासनकाल में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अब इनके प्लासी बक्सर के बारे में हम आगे एक वीडियो में बारे में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। शाह आलम की खास विशेषता क्या है? 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है, जिसमें मराठा और अफगान अर्थात अहमद शाह अब्दाली के बीच में संघर्ष होता है और अहमद शाह अब्दाली जीत भी जाता है। तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है, जो कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में होता है, किसके शासनकाल में?
तो शासनकाल शाह आलम, बक्सर का युद्ध 1764 में, और इसी के शासनकाल में इलाहाबाद की संधि 1765 में, इलाहाबाद की संधि 1765 में की जाती है, बक्सर युद्ध के बाद ही। अब अकबर द्वितीय की बात की जाए तो राजा राम मनमोहन राय को आप लोग भली भांति जानते होंगे। राजा राम मनमोहन राय, तो राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। इन्होंने ही राजा राम मनमोहन राय को महारानी ब्रिटेन भेजने का प्रयास किया, और इन्होंने कहा कि महारानी से जाकर कि कहो कि यहाँ के जो राजा है अकबर द्वितीय, इनका स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है और ये एक तरह से सभी बंधनों से बंध चुके हैं। तो उसी समय इन्हें राजा की उपाधि दिया गया। बहादुर शाह सेकेंड की बात आती है। बहादुर शाह सेकेंड अर्थात इन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कि मुग़ल सम्राटों में से सबसे अंतिम थे, और ये 1857 की क्रांति के समय थे। 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह द्वितीय थे, और ये एक वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुके थे, और तब पर भी यह अंग्रेज़ों के बीच 1857 की क्रांति में भाग लिया। और इन्हें सन 1662 में इनकी रंगून में, जो कि म्यांमार, आज का म्यांमार में रंगून पड़ता है, तो वहाँ पर 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये तो था उत्तर मुग़ल काल। लेकिन उत्तर मुग़ल काल में कुछ राजवंश, छोटे छोटे साम्राज्य उभर कर आए, जिसके संस्थापक कभी कभी पूछ लिया जाता है, जिसमें कि देखेंगे हम लोग 4 संस्थापक को याद कर लेंगे। है तो 5, 6, 7 ठो, लेकिन 4 इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। एक जो अवध है, अवध के संस्थापक सआदत खां है, और बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खां हैं। और हैदराबाद के संस्थापक जो आपके चिनक्लीज खां हैं। हैदराबाद के संस्थापक चिनक्लीज खां हैं, और कर्नाटक के संस्थापक जो कि सादुतुल्ला खां हैं। तो याद करिए, अवध के संस्थापक सआदत खां, जबकि बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खां, हैदराबाद के संस्थापक चिनक्लीज खां, और कर्नाटक के संस्थापक जो कि कौन है? सादुतुल्ला खां है। साथियों, बस आज के वीडियो में इतना ही। हमने देखा उत्तर मुग़ल राजवंश के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को जय हिंद।